कहानी की शुरुआत में दो आदमी फोरिको कंपनी के पैसों से भरी एक वैन लेकर सड़क पर जा रहे हैं। फोरिको एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य काम बड़ी कंपनियों के लिए भारी मात्रा में नकदी का परिवहन करना है, लेकिन रास्ते में कुछ मजदूरों का एक समूह ट्रक से उनका रास्ता रोक देता है। ये लोग असल में मजदूर नहीं हैं, वे एक डकैती को अंजाम देने आए हैं। इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाते, लुटेरे उन पर बंदूकें तान देते हैं और हमलावरों में से एक वैन का दरवाजा काटने लगता है। दरवाजा करते ही लुटेरे गार्डों को बाहर खींच लेते हैं और तुरंत सारी नकदी लूटने लगते हैं। सब कुछ लूटने के बाद वे दोनों गार्डों की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और एक राहगीर को भी मार डालते हैं जिसने ये सब देखा था। इस राहगीर को याद रखें क्योंकि वह फिल्म में आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहानी कुछ महीनों बाद की है, जब पैट्रिक नाम का एक आदमी फोरिको में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आता है। यहाँ हमारी मुलाकात फोरिको के मैनेजर जेरी से होती है, जो पैट्रिक के आवेदन की समीक्षा करता है और पता चलता है कि पैट्रिक पहले एक यूरोपीय एजेंसी के साथ काम कर चुका है। इससे जेरी प्रभावित होता है क्योंकि कंपनी को कुशल और प्रशिक्षित लोगों की तत्काल आवश्यकता है। जब जेरी पैट्रिक से उसके वैवाहिक जीवन के बारे में पूछता है तो पैट्रिक बताता है कि उसका तलाक हो चुका है और वह फिलहाल अविवाहित है। इससे जेरी और भी संतुष्ट हो जाता है क्योंकि यह काम खतरनाक है और अविवाहित व्यक्ति को कम बोझिल माना जाता है। कुछ ही समय बाद बुलेट नाम का एक व्यक्ति पैट्रिक से मिलने आता है। बुलेट बताता है कि पैट्रिक को कई परीक्षाएं पास करनी होंगी और योग्य होने के लिए कम से कम 70% अंक प्राप्त करने होंगे। पैट्रिक की परीक्षा शुरू होती है जिसमें दौड़ना, निशानेबाजी, नकदी संभालना, ट्रक चलाना और कई अन्य मूल्यांकन शामिल हैं। सभी परीक्षाओं के अंत में पैट्रिक को ठीक 70% अंक मिलते हैं, जिससे वह नौकरी के लिए योग्य हो जाता है। बुलेट पैट्रिक को एच उपनाम दिया जाता है। फिर वह एच का परिचय बाकी टीम से कराता है। एच को उसके हथियार सौंप दिए जाते हैं और उसी दिन काम शुरू करने के लिए तैयार किया जाता है। इसी बीच हम देव और उसके साथी जॉन को पैसे पहुंचाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। बुलेट को उनके साथ जाना था, लेकिन वह जॉन की जगह एच को अपने साथ ले जाता है। देव एच को चेतावनी देते हुए कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह काम कितना खतरनाक है। एच शांत भाव से जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं पता कि यह कितना भयानक हो सकता है। फिर वे तीनों एक कैश ट्रक में निकल जाते हैं। देव ट्रक चलाता है, एच उसके बगल में बैठता है और बुलेट पीछे रहता है। देव एच से कहता है, कुछ महीने पहले जिस ट्रक में लूट हुई थी उसे चलाने वाला मैं ही था, लेकिन उस दिन मैं बीमार था और जा नहीं सका, बस इसी वजह से मैं जिंदा हूँ। एच ये सुनकर देव की कहानी पर शक करने लगता है। एच और बुलेट फिर एक इमारत के अंदर जाते हैं, अपनी डिलीवरी पूरी करते हैं और सुरक्षित रूप से कार्यालय लौट आते हैं। उनके ट्रक की कड़ी जांच की जाती है क्योंकि फोरिको के सुरक्षा नियम बेहद सख्त हैं। इसके बाद बुलेट एच और पूरी टीम को एक कमरे में ले जाता है जहां वे आमतौर पर अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद आराम करते हैं और समय बिताते हैं। अंदर आते ही सभी को अपने ID कार्ड स्कैन करके दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर टांगने थे। लोग एक एक करके अंदर आए और फिर बुलेट ने एच को अंदर बुलाया। अपना कार्ड टांगने का नाटक करते हुए एच ने बोर्ड पर लगे ID कार्डों को ध्यान से देखा, मानो वह किसी खास व्यक्ति को ढूंढ रहा हो। दृश्य उस कमरे में बदल जाता है जहां कर्मचारी एच के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से कुछ जॉन को चिढ़ाने लगे, ये कहते हुए कि एच ने अभी ज्वाइन किया है और उसकी जगह ले ली है। जॉन पहले देव का पार्टनर था। उनकी बातें सुनकर जॉन ने एच से बात करने की कोशिश की, लेकिन एच ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे जाने के लिए कहा। इससे जॉन निराश और दुखी हो गया। अगले दिन वही तीनों आदमी एक और डिलीवरी के लिए कैश ट्रक में निकले। वे एक व्यस्त इलाके में रुके और बुलेट पैसों के बैग लेकर अकेले डिलीवरी पूरी करने के लिए बाहर निकला। जब बुलेट काफी देर तक नहीं लौटा तो देव ने वॉकी टॉकी से उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद किसी ने मदद के लिए चिल्लाया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बुलेट का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने बुलेट की जान बचाने के बदले ट्रक में रखे नकदी के सभी थैले मांगे। अगर उन्होंने इनकार किया तो वे उसे मार डालेगा। देव घबरा गया और एच को याद दिलाया कि कंपनी के नियमों के अनुसार उन्हें तुरंत निकलना होगा। एच ने बुलेट को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने साथी को बचाना ही होगा। उसने देव से कहा कि अगर वह जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन वह यहीं रुककर बुलेट को बचाएगा। कोई और विकल्प न होने पर देव मदद करने के लिए राजी हो गया। वे उस जगह की ओर चले गए जिसका जिक्र अपहरणकर्ताओं ने किया था। वहाँ उनका ट्रक आगे और पीछे से वाहनों से घिर गया। एक लुटेरा बुलेट को बंदूक की नोक पर लिए हुए प्रकट हुआ और उन्हें चेतावनी दी कि वे कोई भी जोखिम भरा काम न करें। उसने उन्हें ट्रक खोलने और सारा पैसा अपहरणकर्ता की कार में लोड करने का आदेश दिया। एक एक करके उसने कार के पीछे वाले डेक पर बैग रखने शुरू कर दिए। उसने जानबूझकर एक बैग गिरा दिया, जिससे कार के अंदर बैठा आदमी उस पर चिल्ला उठा। उसी क्षण एच ने बैग गिराने का नाटक किया और अचानक एक गोली चला दी, जिससे लुटेरा तुरंत मर गया। फिर उसने बाकी अपहरणकर्ताओं को सटीक हेडशॉट से मार गिराया।
उसका निशाना अचूक था और एक भी गोली निशाने से नहीं चुकी। आखिरी लुटेरे को मारने से पहले एच ने पूछा कि वे किसके लिए काम कर रहे थे। जब उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया तो डेव ने उन्हें मौके पर ही गोली मार दी। इस घटना से पता चला कि कैसे एच वाकई खतरनाक और कुशल था। एच ने एक एक करके मृत लुटेरों के मुखौटे हटाए, लेकिन फिर भी उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। एच ने हमलावरों को इतनी सटीकता से मार गिराया था कि बाद में 2 अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि जब उसके प्रशिक्षण के अंक औसत थे तब उसकी निशानेबाजी में इतना सुधार कैसे हुआ। एच ने जवाब दिया कि प्रशिक्षण के दौरान कोई वास्तविक खतरा नहीं था, लेकिन इस बार एक छोटी सी गलती भी उन तीनों की जान ले सकती थी, इसीलिए मैंने उन्हें इतनी सटीकता से गोली मारी। अधिकारियों ने एच को 6 महीने पहले हुई डकैती की रिकॉर्डिंग दिखाई और पूछा, क्या आज की घटना उस मामले से जुड़ी हुई नहीं लगती। एच ने इनकार किया, लेकिन उसके हाव भाव से साफ था कि वह जितना मान रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है। जब एच कमरे से बाहर निकला तो जेरी ने उसे रोककर कहा, इतनी गंभीर घटना के बाद हमारी कंपनी की नीति के अनुसार आपको 1 महीने तक फील्ड ड्यूटी से दूर रहना होगा। आप केवल कार्यालय के काम संभालेंगे। आपको नकदी या डिलीवरी से संबंधित कोई काम नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां तनाव पैदा कर सकती हैं जिससे प्रदर्शन प्रभावित होता है। एच हंसता है और पूछता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं तनाव में हूँ? उसी क्षण फोरिको का मालिक वहाँ पहुँचता है। एच से मिलें। वह अपने कर्मचारी की रक्षा करने के लिए एच को धन्यवाद देता है। मालिक जेरी से कहता है, हमें उसके जैसे लोगों की जरूरत है। इस स्तर के कौशल वाला व्यक्ति हमारी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे फील्ड ऑपरेशन जारी रखने दें। फिर दृश्य बदलता है और वही 2 अधिकारी किंग नाम के एक FBI एजेंट से बात कर रहे होते हैं। वे किंग से कहते हैं, आज की डकैती में एच ने सभी हमलावरों को खुद मार डाला। कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मुझे चिंता है कि फोरिको में रखा पैसा सुरक्षित नहीं है। लेकिन किंग जवाब देता है, एच को जारी रखने दो। मुझे नहीं लगता कि वह पैसे के पीछे है। मुझे लगता है कि वह किसी और कारण से यहाँ है। फिर हम एच को एक युवती से मिलते हुए देखते हैं जो उसे फोरिको के हर कर्मचारी के बारे में जानकारी देती है, जिसमें एकमात्र महिला सुरक्षा गार्ड भी शामिल है और उसे रात का खाना देती है। वह उसे एक रिपोर्ट भी देती है। इसमें एक हत्या के मामले में एक विशेष पीड़ित पर किए गए परीक्षणों का विवरण देने वाला शव परीक्षण सारांश है। इससे पता चलता है कि एच एक विशेष मिशन के साथ कंपनी में शामिल हुआ है। अगले दिन बुलेट और एच को एक ट्रक में नकदी ले जाते हुए दिखाया जाता है। लुटेरों का एक समूह खिड़कियों को काले पैनलों से ढककर और ट्रक को आंसू गैस से भरकर उन पर हमला करता है। बुलेट को ट्रक से बाहर धकेल दिया जाता है। कुछ ही देर बाद एच अपने चेहरे पर कपड़ा ओढ़े बाहर आता है, लेकिन जब एच कपड़ा हटाता है तो लुटेरे उसका चेहरा देख लेते हैं और डर के मारे तुरंत भाग जाते हैं। इससे हमारे मन में यह सवाल उठता है कि एच आखिर है कौन। कंपनी का मुखिया ये जानकर हैरान रह जाता है कि हमलावर बिना पैसे लिए भाग गए। वह एच की तारीफ करता है और कहता है कि कंपनी को उसके जैसे काबिल लोगों की जरूरत है। हालांकि जेरी को एच पर शक होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि लुटेरे पैसे लौटाकर क्यों भाग गए। फिर हम डेनर को देखते हैं जो एच के कारनामों से बहुत प्रभावित है। वह उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। इसी बीच बुलेट डेव को हमले के दौरान हुई घटना के बारे में बताता है। बुलेट कहता है, मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। एच का चेहरा देखकर लुटेरे ऐसे भागे जैसे उनका सामना किसी शिकारी से हुआ हो। बुलेट कहता है कि उसे यकीन है कि एच कोई साधारण आदमी नहीं है। फिर हम एच को डैनर के साथ एक कमरे में लेटे हुए देखते हैं। डैनर सो रही है, लेकिन एच पूरी तरह से सतर्क है। कुछ देर बाद एच डैनर से कपड़ा लाने को कहता है। अचानक एच उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है, तुम्हें ये सारे पैसे कहाँ से मिले? डैनर जवाब देने से इनकार कर देता है। एच उसे डराने के लिए उसके पास गोली चलाता है। डरा हुआ डैनर कबूल करता है कि उसने अपने फायदे के लिए दफ्तर से पैसे चुराए थे। सेवानिवृत्ति। वह जोर देकर कहता है कि यह उसकी पहली और आखिरी गलती थी और वह इसे कभी नहीं दोहराएगा। एच शांत हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर किसी को भी इस घटना के बारे में पता चला तो वह और उसका परिवार दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अतीत को समझाने के लिए कहानी 5 महीने पहले के एक दृश्य पर जाती है। उसे अपने बेटे डग के साथ गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है। एच को माइक नाम के एक व्यक्ति का फोन आता है। ये वही माइक है जो एच को देखकर पहले भाग गया था। माइक अपने समूह का नेता था। वह एच को बताता है कि एक गंभीर समस्या आ गई है। कैश ट्रक का पता बताने वाला व्यक्ति बाइक दुर्घटना का शिकार हो गया है और काम पूरा नहीं कर सकता। एच कहता है कि वह अपने बेटे के साथ छुट्टी पर है और अभी मदद नहीं कर सकता। माइक जवाब देता है कि समूह में कोई और उपलब्ध नहीं है और एच को केवल ट्रक की दिशा की जांच करनी है। वह एच को फोरिको बिल्डिंग के पास जाकर ये बताने के लिए कहता है कि ट्रक बाएं मुड़ता है या दाएं। अनिच्छा से एच मान जाता है और डग के साथ वहाँ चला जाता है। कंपनी के बाहर एच अपने बेटे से कुछ खाने और ट्रक पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर वह माइक को फोन करती है और उसे ट्रक की दिशा के बारे में बताती है। माइक फोन काट देता है और डग के लिए खाना लेने चला जाता है। इसी क्षण फिल्म की शुरुआत होती है। लूटपाट की घटना घटित होती है।
वही हमलावर नकदी से भरी गाड़ी पर घात लगाकर हमला करते हैं और गार्डों को मार डालते हैं। डग घटनास्थल पर पहुंचता है और लुटेरों से घिर जाता है जो उसे गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। डग अपने पिता को पुकारता है लेकिन एच किसी और से बात कर रहे होते हैं और उसकी आवाज नहीं सुन पाते। डग के पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए वह गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तभी एच खाना लेकर लौटता है और देखता है कि लुटेरे उसके सामने ही डग को गोली मार देते हैं। एच उनकी ओर दौड़ता है लेकिन कोई उसे गोली मार देता है और वह गिर जाता है। इससे पता चलता है कि शुरुआती दृश्य में गोली लगने वाले दो राहगीर डग और एच थे। एच ने हमलावरों में से एक का चेहरा देखा था। घटना के 3 सप्ताह बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है। एच अस्पताल में है। डॉक्टर उसे बताते हैं तुम्हें 6 गोलियां लगी थीं। हमने उन्हें निकालने के लिए 3 ऑपरेशन किए। तुम्हारा बहुत खून बह गया लेकिन तुम बच गए। बाद में एच अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बैठा दिखाई देता है। उसकी पत्नी उससे तलाक लेने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि उनके बेटे की मौत के लिए एच ही जिम्मेदार है। एच कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वह खुद भी गहरे शोक में डूबा हुआ है। इसी क्षण से एच के मन में अपने बेटे की मौत का बदला लेने की आग भड़क उठती है। फिर हम एजेंट किंग को हेच के साथ कार में बैठे देखते हैं। एजेंट किंग असल में पहले हेच के लिए काम करता था। एजेंट किंग एच से कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बेटे का हत्यारा कौन है, लेकिन मैंने तुम्हें इस शहर के हर बड़े गैंगस्टर के बारे में जानकारी दे दी है। अब इसे अपने तरीके से निपटाओ। फिर वह उसके गिरोह के प्रमुख सदस्यों को बुलाती है। किंग एच के बेटे की मौत पर अपना दुख व्यक्त करती है। एच कहता है मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। उसके अधीन काम करने वाले 2 लोग जवाब देते हैं हम उन लुटेरों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि उस डकैती को किसने अंजाम दिया। एच उनसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे ढूंढते हो, लेकिन मुझे उस गिरोह के बारे में हर एक जानकारी तुरंत चाहिए। फिर एच के आदमी इलाके भर में एक एक करके लुटेरों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनमें से ए नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और पूछताछ के लिए एच के ठिकाने पर ले जाया जाता है। वह कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। कोई और चारा न देखकर एच के आदमी ए की पत्नी को उस पर दबाव डालने के लिए लाते हैं। डरा हुआ ए आखिरकार कबूल करता है कि जैक्सन ब्रदर्स नाम के एक गिरोह ने उस दिन एक बड़ी डकैती की योजना बनाई थी। ये सुनकर एच गिरोह को खोजने निकल पड़ता है और उनसे जुड़े हर सदस्य को खत्म करना शुरू कर देता है। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए प्रेरित पैट्रिक भी गिरोह का हिस्सा बन जाता है। पूरी तरह से अस्थिर पैट्रिक की हरकतों के कारण कारोबार ठप होने की कगार पर है, जिससे माइक चिंतित होने लगता है। माइक पैट्रिक को कुछ समय के लिए आराम करने को कहता है। हालात को समझते हुए पैट्रिक कहता है ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए पीछे हट जाता हूँ। मैं छुट्टी मनाने लंदन जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक तुम कारोबार संभाल लेना। इसके बाद हम उसी महिला को देखते हैं जो पहले पैट्रिक को पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आई थी। यह महिला असल में क्रिस्टी है। पैट्रिक को शक होने लगता है कि डकैती के पीछे फटिको का हाथ हो सकता है, इसलिए वह क्रिस्टी से अपने सभी आपराधिक रिकॉर्ड मिटाने और उसके लिए एक नई पहचान बनाने के लिए कहता है ताकि वह फटिको में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर सके। फिर हम एक दृश्य देखते हैं जहां पैट्रिक काम शुरू करने के लिए फटिको पहुंचता है। इसके आगे की कहानी पहले से ही ज्ञात है। यहीं पर हमें आखिरकार फटिको में शामिल होने का पैट्रिक का असली मकसद पता चलता है। साथ ही क्रिस्टी द्वारा पैट्रिक को दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैट्रिक के बेटे डग की थी। अगले दृश्य में हम जैक्सन ब्रदर्स गिरोह के सभी सदस्यों को बेहद तनाव में देखते हैं। वे कई दिनों से छिपे हुए हैं। वे कोई भी डकैती करने में सफल नहीं हुए हैं, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई है। जब उन्होंने अपने नेता जैक्सन से एक और डकैती की योजना बनाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। उसने बताया कि उन्होंने पहले कुछ लोगों की हत्या कर दी थी और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अगर वे फिर से डकैती करते हैं तो वे और भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। ये भी पता चला कि गिरोह का हर सदस्य कभी सेना में था, लेकिन अब वे पैसे के लिए डकैती का रास्ता अपना रहे हैं। यहाँ हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसका चेहरा पैट्रिक ने पहले देखा था। उसका नाम जीन है। इसके बाद हम जीन द्वारा नियोजित डकैती देखते हैं। उसका मकसद उन कंपनियों से पैसे चुराना था जिनका मुख्य व्यवसाय नकदी वितरण था। उन्हें पता चला कि फटिको का एक ट्रक लगभग $10 लाख ले जा रहा था। यही कारण था कि उन्होंने उस दिन उस ट्रक को निशाना बनाया। इस डकैती के दौरान जीन ने पैट्रिक के बेटे को भी मार डाला। 5 महीने बाद जैक्सन ने अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई। उसने एक नई डकैती योजना का विवरण साझा किया। जैक्सन ने कहा कि वे इस ऑपरेशन में लगभग $160 मिलियन चुरा सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे नजदीक आ रहा था, एक ऐसा त्योहार जब फटिको में लाखों डॉलर जमा होते हैं। कुछ दिनों बाद एच और बुलेट एक डिलीवरी के बाद कार्यालय लौट रहे थे। बुलेट ने एच के सामने कबूल किया, मैं ही सब कुछ मुहैया कराता था। मैंने जैक्सन ब्रदर्स गिरोह को इस ट्रक की जानकारी दी। मैं पहले से ही उनके समूह का हिस्सा था। मैं इस कंपनी में कई सालों से काम कर रहा था और उनके साथ ट्रकों की लोकेशन शेयर करता था। बदले में मुझे कमीशन मिलता था। बुलेट ने एच से ऑपरेशन में मदद करने को कहा। एच मान गया, हालांकि उसे पूरी तरह से पता नहीं था कि वह किससे निपट रहा है।
दरअसल एच इस खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के लिए शुरू से ही कंपनी के लिए काम कर रहा था। बुलेट ने कैश से भरा ट्रक लिया और एच के साथ जैक्सन के ठिकाने की ओर चल पड़ा। ट्रक के अंदर गिरोह के सदस्य छिपे हुए थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखे थे और हथियारों से लैस थे। बुलेट ने ट्रक को कंपनी के अंदर घुसा दिया। अंदर मौजूद लुटेरों ने सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया। एक कर्मचारी ने किसी तरह इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, जिससे पुलिस को डकैती की सूचना मिल गई। अलार्म बजने से लुटेरे चौंक गए। कंपनी के सुरक्षा गार्डों ने इस मौके का फायदा उठाकर उन पर गोलियां चला दी। हालांकि जैक्सन की टीम के हर सदस्य ने उच्च गुणवत्ता वाले कवच पहन रखे थे। उन पर कोई असर नहीं हुआ और वे सुरक्षा गार्डों को आसानी से गोली मारकर मार डालने में कामयाब रहे। इसी बीच एक लुटेरे ने एक व्यक्ति को बंधक बना लिया। एच ने तुरंत उस लुटेरे को मार डाला और पहचान छिपाने के लिए उसने वर्दी पहनी हुई थी। उसी समय बुलेट ने अपनी असली पहचान उजागर की और डैना और डेव की बेरहमी से हत्या कर दी। शुरुआती लूट में केवल जीन, बुलेट और जैक्सन ही बच पाए। हमले में जैक्सन गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर जीन ने जैक्सन और बुलेट को ले जा रहे ट्रक को एक पुलिस कार से टकरा दिया और उन्हें एक गैराज में ले गया। अंदर सुरंगें छिपी हुई थीं। जैक्सन समझ गया कि जीन उसे मारकर सारा पैसा लूटना चाहता है। जैक्सन ने आत्मरक्षा के लिए अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन जीन ने इसका अनुमान लगा लिया और जैक्सन का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। फिर जीन और बुलेट अपनी एटीवी पर सवार होकर सुरंग के निकास द्वार तक गए। उन्होंने पहले से ही वहां एक कार खड़ी कर रखी थी। जीन और बुलेट ने लूटा हुआ सारा पैसा कार के ट्रंक में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने काम खत्म किया, बुलेट ने जीन को गोली मारने के लिए बंदूक निकाली, लेकिन जीन के कुछ करने से पहले ही बुलेट ने उसे मार डाला। फिर जीन तेजी से सुरंग से बाहर निकल गया। इसके बाद हम जीन को नहाने और कुछ पीने के लिए अपने घर लौटते हुए देखते हैं। उसी समय लूटे हुए पैसों से एक फोन की घंटी बजती है। ये फोन एच ने जानबूझकर नकदी में छिपाया था ताकि वह जीन का पता लगा सके। जब जीन फोन उठाता है तो उसे एच की आवाज सुनाई देती है। हालांकि एच पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जीन अपने कमरे में है। एच जीन से कहता है, जिस लड़के को तुमने 5 महीने पहले मारा था वह मेरा बेटा था। फिर एच जीन को अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि डग की पित्ताशय की थैली फट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्रोधित होकर एच जीन की पित्ताशय की थैली में गोली मार देता है। जीन को असहनीय दर्द होता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर एच घर से निकल जाता है। रास्ते में एच अपने एजेंट किंग से मिलता है। वह किंग को सारा चुराया हुआ पैसा दे देता है। वह किंग से मामले से जुड़े सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए कहता है। पैट्रिक के लिए एक कार पहले से ही इंतजार कर रही होती है। पैट्रिक कार में बैठता है और चला जाता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।